उस वक्त गरीबी इतनी थी कि दो वक्त की रोटी भी उनके लिए नसीब की बात थी। छोटी सी आइलैंड जहाँ रिसोर्सेस लिमिटेड थे, लेकिन आज दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक है। स्ट्रैटेजिक जियोग्राफिक लोकेशन, ग्लोबल ट्रेड का गेटवे, ब्रिटिश लेगेसी और पोर्ट डेवलपमेंट ने ग्रोथ की फाउंडेशन बनाई, और उनकी विजनरी टीम ने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में बदल दिया। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और गवर्नेंस, एजुकेशन रिफॉर्म्स ने स्किल्ड सिटीजन्स तैयार किए। ग्लोबल ट्रेड और शिपिंग डोमिनेंस, फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम ने प्रॉस्पेरिटी ड्राइव की। हाउसिंग पॉलिसीज़ और सिटीजन वेलफेयर ने डिसिप्लिन और हार्मोनियस सोसाइटी बनाई। कैसे सिंगापुर इन्वेस्टर्स और अपने सिटीजन्स को ट्रीट करता है, इस छोटी आइलैंड को एक जायंट विजन वाला मुल्क बनाया। कभी सिंगापुर सिर्फ एक छोटा सा आइलैंड था जहां जंगल और फॉरेस्ट डोमिनेट करते थे और लोग मछली पकड़ने और छोटी मोटी ट्रेड करने में मसरूफ रहते थे। लेकिन नेचर ने इस जगह को एक हिडन ट्रेजर दी थी। सिंगापुर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के बिल्कुल हार्ट में था, वो जगह जहां एशिया और यूरोप के बीच का सारा मैरीटाइम ट्रेड गुजरता था। ये स्ट्रेट दुनिया के बिज़ीएस्ट शिपिंग लेन्स में से एक है, और हिस्टोरिकली यहाँ से गुड्स और ट्रांसपोर्ट, स्पाइसेस, सिल्क और बाद में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी आते रहे। ये लोकेशन सिंगापुर को नेचुरली स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग पोस्ट बनाती थी। छोटे फिशिंग विलेज होने के बावजूद लोग समझ गए थे कि यहाँ से ट्रेड का फ्यूचर है। ये आइलैंड ना सिर्फ एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता था, बल्कि इंडिया, चाइना और मिडल ईस्ट की मार्केट्स को भी एक ब्रिज प्रोवाइड करता था। इस जियोग्राफिक एडवांटेज ने सिंगापुर को हर एरा में इकोनॉमिक रेलेवेंस दी, पहले ब्रिटिश के लिए, फिर जापानीज ऑक्यूपेशन के दौरान, और आज ग्लोबल ट्रेड और शिपिंग के लिए। सिंगापुर की इस लोकेशन ने यह भी इंश्योर किया कि पोर्ट्स और हार्बर्स का पोटेंशियल मैक्सिमाइज करें। ये नेशनल एडवांटेज बाद में ब्रिटिश और लोकल लीडर्स ने एक्सप्लॉइट कर दी और सिंगापुर को एशिया का की पोर्ट और लॉजिस्टिक हब बनाया। आज भी ये लोकेशन सिंगापुर को ग्लोबल शिपिंग और फाइनेंस हब बनाता है। हर मेजर कंपनी, हर शिपिंग लाइन और हर इन्वेस्टर्स को पता है कि सिंगापुर का लोकेशन स्ट्रेटेजिक है। यहाँ से ट्रेड और बिजनेस का सेंटर कंट्रोल किया जा सकता है। सिंगापुर की जियोग्राफिक लोकेशन के बिना ना वो ब्रिटिश ने इन्वेस्ट किया होता, ना मॉडर्न स्काई स्क्रैपर्स बनते, और ना ही इकोनॉमिक मिरेकल पॉसिबल होते। 1819 में सर स्टेफन रैफल्स ने सिंगापुर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सिक्योर किया। उस वक्त ये सिर्फ एक छोटा सा फिशिंग और विलेज था, लेकिन रैफल्स ने तुरंत समझ लिया कि इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन एशिया के ट्रेड के लिए प्राइसलेस है। ब्रिटिश ने सिंगापुर को फ्री पोर्ट का स्टेटस दिया, जहां टैक्सेस बहुत कम या जीरो लगते थे, जिससे ट्रेड और मर्चेंट्स पूरी एशिया से यहां आने लगे। ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर और लीगल फ्रेमवर्क भी इंट्रोड्यूस किया। रोड्स और वेयर हाउसेस बनाए गए और पोर्ट को इफ़िशिएंट बनाया गया। ये स्टेप सिंगापुर को एशिया की ट्रेडिंग हब में ट्रांसफॉर्म कर गई। आज भी सिंगापुर का पोर्ट और ट्रेड सिस्टम लार्जली ब्रिटिश प्लानिंग का रिजल्ट है। छोटी सी आइलैंड पर यह लेगेसी ने ग्लोबल कनेक्टिविटी और कॉमर्स का स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया, जो मॉडर्न सिंगापुर के इकोनॉमिक सक्सेस का कॉर्नरस्टोन है। सिंगापुर का असली मिरेकल तब शुरू हुआ जब ली कुआन यू ने 1959 में प्राइम मिनिस्टर का रोल संभाला, और वही आइलैंड जहां पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी डोमिनेट कर रही थी। लोग चाहते थे कि इंडिपेंडेंस और सेल्फ रूल उनकी जिंदगी बदल दे। ली कुआन यू ने तुरंत समझ लिया कि विजन और एग्जीक्यूशन के बिना आइलैंड का फ्यूचर डार्क है, और फिर यूँ हुआ कि उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन को इस्टेब्लिश किया। हर डिसीजन डेटा और लॉजिक पर बेस्ड करता था, ना कि शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी के लिए। उनका ये कहना था कि सिटीजन्स और इन्वेस्टर्स दोनों को ट्रस्ट और स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए। ली कुआन यू ने एजुकेशन, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया। उन्होंने मेरिटोक्रेसी को इन्फोर्स किया, जहां टैलेंट और हार्डवर्क की ग्रोथ का बेस था। सिंगापुर का सेकंड मिरेकल ये है कि यहाँ की गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिपेंडेंस के बाद छोटी सी आइलैंड के पास ना रिसोर्सेज थे, ना पॉपुलेशन, ना स्किल्स,
ली कुआन यू और उनकी टीम ने यह समझा कि अगर रूल ऑफ लॉ और इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होंगे तो कोई भी चैलेंज सस्टेनेबल नहीं रहेगा। करप्शन का लेवल बहुत लो था, पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल्स बनाई गई और पब्लिक सर्विसेज इफ़िशिएंट और प्रिडिक्टेबल थी। सिटीजन्स को हर डिसीजन और प्रोसेस में क्लैरिटी और फेयरनेस नज़र आती थी। इस इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि सिंगापुर के अंदर ट्रस्ट और स्टेबिलिटी क्रिएट हुई। सिंगापुर की असली ताकत उसके लोगों में है और ये ताकत शुरू होती है एजुकेशन से। इंडिपेंडेंस के बाद ली कुआन यू ने सोचा कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए वुमेन कैपिटल ही सबसे बड़ा रिसोर्स है। उन्होंने तुरंत एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया ताकि हर सिटीज़न को नॉलेज और स्किल्स मिले जो ग्लोबल इकनॉमी में काम आए। लेकिन एजुकेशन रिफॉर्म सिर्फ टेक्निकल और एकेडमिक स्किल्स तक लिमिटेड नहीं थी। उस वक्त चाइनीज़, मलेज, इंडियंस ये सब अलग अलग कम्युनिटीज़ में रहते थे, इसलिए वहाँ के लीडर ने सोचा कि अगर इन सबको यूनाइट ना किया गया तो मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में करिकुलम में सिविक एजुकेशन और नेशनल आइडेंटिटी का फोकस दिया गया। स्कूल्स में हर रिलीजन्स के स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट मिलती थी ताकि वहाँ के लोगों को आपस में जोड़ा जा सके। स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल्स के बजाय इन गवर्नमेंट स्कूल्स में आना पसंद करें। स्कूल में इंग्लिश एज अ कॉमन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई ताकि डिफरेंट कम्युनिटीज़ आपस में इजीली कम्युनिकेट कर सकें, लेकिन नेटिव लैंग्वेजेस को भी प्रिजर्व किया गया। एजुकेशन रिफॉर्म्स ने सिंगापुर में स्किल्ड वर्कफोर्स, डिसिप्लिन सोसाइटी और नेशनल यूनिटी की बेस इस्टेब्लिश की गई। हर स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ रेस और रिलीजन अपनी कैपेबिलिटी और एफर्ट्स के बेसिस पर ग्रो कर सकता था। ये सिस्टम सिंगापुर को नॉलेज बेस्ड सोसाइटी और हारमोनियस मल्टी एथनिक नेशन बनाता है जो हर चैलेंज का सॉल्यूशन खुद निकाल सकती है और ग्लोबल स्टेज पर कम्पीट भी कर सकती थी। ली कुआन को खतरा था कि अगर ब्रिटिशर्स चले गए तो सिंगापुर की सिक्योरिटी कमज़ोर हो जाएगी, इसलिए चाहता था कि सिंगापुर मलेशिया का एक स्टेट बन जाए, डिफेंस और सिक्योरिटी का मसला हल हो सके। यूनिटी और हार्मनी के लिए उसने मलय लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया और मलेशिया को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन ली का मानना था कि अगर करप्शन बाकी रही तो सारी प्लानिंग, पॉलिसीज़ और यूनिटी बेकार हो जाएगी। इसी सोच के तहत जून 1960 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पास किया गया। इस कानून के मुताबिक अगर कोई भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर का शख्स करप्शन में पकड़ा गया तो उसे 5 से 7 साल की कैद या 1 लाख सिंगापुर डॉलर जुर्माना हो सकता था। करप्शन की इन्वेस्टिगेशन के लिए CPIB करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कायम की गई जो सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती थी ताकि किसी भी किस्म का प्रेशर या इंटरफेरेंस ना हो। जब सिंगापुर मलेशिया का स्टेट बना तो एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर को अपनी 40% एनुअल रेवेन्यू मलेशिया की सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी थी। इसके अलावा सिंगापुर लेबर और एजुकेशन का मामला देखता, जबकि डिफेंस, सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स मलेशिया के कंट्रोल में। मलेशिया की पार्लियामेंट में सिंगापुर को 15 सीट दी गई। आखिरकार 16 सितंबर 1963 को सिंगापुर ऑफिशियली मलेशिया का एक स्टेट बन गया। ली कुआन यू की पार्टी पीपल्स एक्शन पार्टी ने फैसला किया कि वो मलेशिया के जनरल इलेक्शंस में भी हिस्सा लेगी और ये बात मलेशिया के पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छी नहीं लगी क्योंकि सिंगापुर की पॉपुलेशन में चाइनीज़ और मलयाई दोनों मौजूद थे। उन्हें खतरा था कि कहीं सिंगापुर की पॉलिटिकल पार्टी मलेशिया की रूलिंग पार्टीज को इलेक्शंस में शिकस्त न दे दे। इसी दौरान सिंगापुर के अंदर चाइनीज और मलयाई मुस्लिम कम्युनिटीज के दरमियान फसाद हुए जिनमें कई लोग जख्मी हुए। हालात रैपिडली ख़राब हुए। मलेशिया की गवर्नमेंट ने PM से बात की और कहा कि मलेशिया असल में मलयाई मेजॉरिटी का मुल्क है और इसलिए उन्होंने PM से कहा कि आपको भी इस कम्युनिटी को ज़्यादा फेवर करना चाहिए तो उन्हें पॉलिटिकल एडवांटेज भी मिलेगा। साथ ही मशवरा भी दिया गया कि चाइनीज़ कम्युनिटी को थोड़ा पीछे रखा जाए। PM ने इस मशवरे को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये मेरी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है। इतने सालों से मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ कि मुल्क के अंदर यूनिटी कायम हो। मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट और फेवर में नहीं जा सकता। इस रवैये से मलेशिया की लीडरशिप को एहसास हुआ कि सिंगापुर को मलेशिया के साथ जोड़कर बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि सिंगापुर के PM जो है वो अपनी मनमानी करने पर तुले हुए थे और मलेशिया की गवर्नमेंट की बात को नहीं मान रहे थे। उन्हें खतरा था कि सिंगापुर की वजह से मलेशिया की गवर्नमेंट को
आगे चल के बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। एट द एंड रिजल्ट ये निकला कि पीएम को और उनके सारे साथियों को जेल में डाल दिया गया और कुछ अरसे बाद यानी 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर को मलेशिया से अलग कर दिया गया। पीएम और उनके साथियों को मुल्क से निकाल दिया गया। ली कुआन यू के लिए शदीद सदमे का सबब था, क्योंकि वो सिंगापुर को मलेशिया से अलग नहीं करना चाहते थे। इनफैक्ट जब वो स्पीच भी दे रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आने लग गए थे। ब्रिटिशर्स काफ़ी अरसे से सिंगापुर में रह रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता उनको नुकसान होने लगा और जहाँ उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा था तो उन्होंने वहाँ से अपनी आर्मीज और लोगों को इंग्लैंड में वापस भेजना शुरू कर दिया। जस्ट उन्हीं जगह पर रुके जहाँ उनको फ़ायदा था। सिंगापुर में ब्रिटिश हुकूमत सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट दोनों प्रोवाइड करती थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स चले गए तो सिक्योरिटी का भी मसला पैदा हो गया और रोज़गार के मौके भी ख़त्म हो गए। उस वक्त गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी भी उनके लिए नसीब की बात थी। ली कुआन यू ने इस मसले को सॉल्व करने के लिए लंदन भी गए, लेकिन वहाँ उनकी बात नहीं सुनी गई। फिर जैसे कैसे करते हुए बहुत मुश्किल से उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के इंतजामात को बहाल किया। इसी सोच के तहत उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन एशियन बनाई, जिसका नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन था, जिसमें मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस इस तरह के मुल्क शामिल थे। इसका मेन मकसद ये था कि मुल्क जो है वो एक दूसरे को मुश्किल वक्त में सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और पीस मेंटेन करने के लिए हर किस्म की मदद में वो एक दूसरे का साथ देंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी उन्होंने जोरंग टाउन कॉरपोरेशन कायम की। पीएम ने 1 जून 1968 को ये फैसला किया कि सिंगापुर को एक इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए, ताकि फॉरेन कंपनीज जहाँ इन्वेस्ट करें उन कंपनीज को टैक्स फ्री फैसिलिटीज़ भी मिलेगी और स्पेशल इंसेंटिव्स भी। इस पॉलिसी का ये नतीजा निकला कि गरीब और अनएम्प्लॉयड लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो गया। सिर्फ कुछ अरसे में ही 32,000 से ज़्यादा नौकरियाँ क्रिएट हुई। इवन सिंगापुर को इतनी लेबर की ज़रूरत पड़ गई कि उनको बाहर के मुल्क से भी वर्कर्स को बुलाना पड़ा। आगे चलकर यही ऑयल रिफाइनरीज और हैवी इंडस्ट्रीज कायम की गई और धीरे धीरे सिंगापुर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनिंग सेंटर बन गया और अब उन्हें मलेशिया की सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं थी। इस तमाम पॉलिसीज़ की वजह से सिंगापुर की जीडीपी ग्रोथ रेट 13.9% तक पहुंच गई। और एक वक्त ये भी आया कि जब सिंगापुर को बहुत सारे ऑर्डर्स आने लग गए और उनके पास लेबर की कमी पड़ रही थी। जब लेबर कम पड़ गए और फैक्ट्रीज टाइम पर प्रोडक्ट डिलीवर करने में फेल हो गई तो पीएम ने सीनियर ऑफिशियल्स को बुलाया और सिचुएशन एक्सप्लेन की। उन्होंने कहा कि सिंगापुर अब तक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, जैसे टेक्सटाइल, वुड प्रोडक्ट, मॉस्किटो ऑयल्स वगैरह वगैरह। इन प्रोडक्ट्स में मेहनत बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका प्रॉफिट बहुत कम है। इसकी वजह से हम कितने ही लेबर्स क्यों ना ले आएँ या मेहनत ज़्यादा क्यों ना कर लें, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो रहेगी और हम अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर नहीं पाएंगे। पीएम ने थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज की और कहा कि हमें ऐसी इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाना चाहिए जो हमें प्रॉफिट ज़्यादा दे और मेहनत कम करनी पड़े। इसमें मशीनरी, कंप्यूटर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और फार्मास्यूटिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज शामिल थी। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1973 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड यानी ईडीबी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि जो भी इन्वेस्टर सिंगापुर में हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज डेवलप करेगा उसे 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। और इसके साथ साथ पीएम ने टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी बहुत फोकस किया। उस वक्त गवर्नमेंट बैंक से 45% तक टैक्स लेती थी, जिस वजह से फॉरेन बैंक्स इन्वेस्ट करने से हिचकिचाते थे, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि फॉरेन बैंक्स ने सिंगापुर के बैंकिंग सेक्टर में हैवी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी और सिंगापुर के बैंक्स इंटरनेशनली बन गए। इस नई स्ट्रेटजी के तहत हाई टेक्नोलॉजी के साथ हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाए गए, जिनसे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होने लगा और सिंगापुर की इकनॉमी तेज़ी से ग्रो करने लग गई। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिए। इसी तरह अगर आप दुबई के बारे में भी मज़ीद जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी क्लिक करें।